Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नून लीग ने इलेक्शंस में मैदान मार लिया। नून लीग को साद अक्सरियत हासिल हो गई। इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान ने जीत लिया और प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात एक्सपोर्ट के हवाले से इजलास हुआ है। इसके अलावा डक्की भाई मशहूर यूट्यूबर के हवाले से उनके केस की डेवलपमेंट सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें बेल हो गई है। इसमें कितनी हकीकत है कि जानेंगे। और बॉलीवुड के लेजेंड मिस्टर धर्मेंद्र इंतकाल कर गए। जानेंगे अपडेट्स मिस्टर नईम हनीफ सीनियर जर्नलिस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं नून लीग फाइनली जीत गई है, इस हवाले से आप बताइए। पहले जो है ना थोड़ा सा हम नताइज पे बात कर लेते हैं, फिर वजूहात भी शेयर कर लेते हैं। मैंने जो है वो संडे को इंतखाब हुआ तो सैटरडे वाले शो में मैंने ये बता दिया था कि सारे का सारा इलेक्शन ही नून लीग जीत रही। राइट। जाहिर है, हाँ, अगर कहीं ना कहीं हारती तो वो बहुत बड़ा अपसेट होता। यानी आपकी प्रेडिक्शन सच साबित हो गई? नहीं, ये कोई इतनी मुश्किल प्रेडिक्शन नहीं थी, ये तो नजर आ रहा था। अच्छा, अब ये है कि इस चीज को फौरी तौर पे जोड़ दिया जाता है कि पूरी हुकूमती मशीनरी पीछे थी और इदारे पीछे थे, इलेक्शन कमीशन मिला हुआ था, फिक्स मैच था। तो ये सारा कुछ 2018 में भी होता रहा, 19 में भी होता रहा, 20 में भी होता रहा, 21 में भी होता रहा, आधे से ज़्यादा 22 में भी होता रहा। राइट। तो ये तो होता रहता है। ये तो इसको तो फिर कबूल करे। हाँ, अब वो जो एक वोट के पलटने का और वोट के तब्दील होने का जो लवाजमात होते हैं, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे ना कि पंजाब में काम नहीं हुए, तरक्याती मंसूबे पंजाब में जो है वो नहीं लगाए गए, और कितने मंसूबे ऐसे हैं जो पाया तकमील तक नहीं पहुंचे, कितने मंसूबे ऐसे हैं जो इस वक्त इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। क्या पूरे मुल्क से आवाज़ नहीं आती कि पंजाब में जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल दीगर सूबों की निस्बत बेहतर है? तरक्याती कामों के हवाले से जो है क्या पंजाब डिस्कस नहीं हो रहा? तो ये सब कुछ जो है, अगर ये सब कुछ करने से भी वोट तब्दील नहीं होता तो फिर कैसे तब्दील होता है? डिलीवर करने से भी आज उस्मान बुज़ार की हुकूमत तो नहीं है ना पंजाब में। लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी मिला है मिस्टर अमेरिकन व्हाइट हाउस कांग्रेस ने जो है वो जो खत लिखा है, देखे ना, कहने का मकसद ये है कि जब एक सूबे की परफॉर्मेंस का एतराफ जो है वो दुनिया कर रही है, जी बिल्कुल, ठीक है, तो उस वक्त अगर इस तरह के नताइज आ रहे हैं और उस पर भी वही एक टिपिकल आले वाला वावेला जो है, चले खैर वो तो होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केपीके में भी तो सीट हार गई ना, केपीके में भी पीटीआई हार गई, तो केपीके में तो ना हुकूमत है नून लीग की, ना वहाँ पे पुलिस है नून लीग की, ना वहाँ पे इंतजामिया है, वहाँ तो सब कुछ केपीके हुकूमत के उसमें हुआ है ना। राइट। तो फिर कैसे हो गया ये सब? ये जो है ना, बड़े हमारे लेजेंड जर्नलिस्ट हैं मकसूद अवान साहब, मुझे उन्हीं की रिपोर्ट ज़्यादा अच्छी लगी रोज़नामा जंग में जो छपी है ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, तो मैंने सोचा कि यही शेयर कर लेते हैं। प्लीज़ बताइए। और इस पे फिर हम बात करते हैं। वो मकसूद अवान साहब की रिपोर्ट है। वो लिखते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कौमी व सूबाई असम्बली की मजमूई तौर पर 14 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वफाकी वज़रा, मशीरों और मौजूदा व साबिक अरकान असम्बली के रिश्तेदार उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। उनमें अतात आरड़, सरदार अवैस खान लगारी, तलाल चौधरी, राजा मोहम्मद रियाज, राना सनाउल्लाह के ख़ानदानों के अफराद कौमी व सूबाई असम्बलियों के ईवानों में पहुंचे हैं। ठीक है जी। इनमें पंजाब से गैर सरकारी, अच्छा उस वक्त तक ये गैर सरकारी था जब तक ये खबर प्रिंट हुई होगी, अब वो गैर सरकारी को अब सरकारी समझें। ठीक है जी। सरकारी और हतमी, यहाँ गैर हतमी है लेकिन हतमी नताइज के मुताबिक पंजाब से 13 कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में से 12 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून और एक उम्मीदवार का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मकसूद अवान रिपोर्ट करते हैं कि हरिपुर में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की हमायत याफ्ता खातून उम्मीदवार के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला है। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के बाइकआउट के बायस मुतअद्दिद हलकों में इन जमातों के बासर अफराद ने अपने सियासी हरीफों के लिए इंतखाबी मैदान खुला ना छोड़ा और आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया, मगर नाकामी से दो चार हुए। NH 66 वजीराबाद में 2 बड़े सियासी हरीफ
चट्ठा और चीमा खानदानों के ज़िमनी इंतखाबी मैदान में ना निकलने से वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात के कज़न बिलाल फारूक तारड़ पहली बार बिला मुकाबला कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब। बिला मुकाबला, ठीक है जी। कोई पाबंदी नहीं थी यहाँ पे, पीटीआई आके इलेक्शन लड़ लेती, यहाँ भी पाबंदी तो नहीं थी। पाकिस्तान आजाद के नाम पे इमरान खान की फोटो लगा के कई हलकों में इलेक्शन लड़ा गया ना, तो यहाँ भी लड़ लेते। अच्छा, वो भाग गए यहाँ से, वो जो बाइकआउट और वॉकआउट की सियासत है। अच्छा जी, अब माजी में इस हल्के से हामिद नासिर चट्ठा, उनके साहबजादे अहमद चट्ठा और उनके हरीफ जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार चीमा और इनके भाई डॉक्टर निसार चीमा मुंतखब होते रहे। ये इस हल्के की जो है ना वो माजी बता रहे हैं और हिस्ट्री बता रहे हैं मकसूद अवान साहब। वो कहते हैं कि फैसलाबाद NA-96 से वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी अपनी पुरानी सियासी हरीफ नवाब शेर वसीर को नाकाम बनाकर पहली बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। और नवाब शेर वसीर मैंने आपको बताया था पिछले शो में, ये उन गेम चेंजर्स में शामिल थे जो मुनहरफ हुए थे पीटीआई से, और वो जो एक तख्ता उल्टा था इमरान खान की हुकूमत का, उन 20 में नवाब शेर वसीर शामिल थे। अच्छा, इससे कबल इस हल्के में से नवाब शेर वसीर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के टिकट से मुंतखब होते रहे। इस मरतबा नवाब शेर वसीर इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से हिस्सा ले रहे थे। NA-104 फैसलाबाद से साबिक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली व सीनियर सूबाई वजीर राजा मोहम्मद रियाज के साहबजादे राजा दानियाल अहमद पहली बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो। राजा रियाज साहब को भी सिला मिल गया उस बगावत का, उस मुनहरफ होने का, उस बागी होने का और इमरान खान का तख्ता उलटने में जो किरदार अदा किया था राजा रियाज ने। ये आज उस एक्ट की वजह से, उस बगावत की वजह से राजा रियाज के साहबजादे कौमी असम्बली में पहुंच गए। देर से मिला लेकिन उनको सिला मिल गया फाइनली। अच्छा जी, वो दानियाल चले गए उधर। अच्छा, उसके बाद हो गया जी कबल अजीज साहबजादा हामिद रजा और इनके वालिद साहबजादा फजल करीम भी इस हल्के से रुकन असम्बली मुंतखब होते रहे। अच्छा जी, साहिवाल के हल्का NA-143 और सूबाई असम्बली के हल्का 203, उसमें दो भाई मोहम्मद तोफैल जट कौमी असम्बली के और मोहम्मद हनीफ जट पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए, सगे भाई तोफैल जट जी और हनीफ जट। अच्छा, जबकि इनके तीसरे भाई चौधरी मोहम्मद अरशद जट पहले ही पंजाब असम्बली के रुकन है। पूरी फैमिली इस वक्त ऐवानों में है। ठीक है जी, जबरदस्त। तो अब आपको गिला नहीं होना चाहिए कि कोई फैमिली में, मेरा नहीं ख्याल अगर कोई बचा है तो अगले ज़िमनी में वो भी आ जाएगा। जट सारे आ गए असम्बलियों में। यूं दूसरी बार तीनों भाई कौमी व सूबाई असम्बली का हिस्सा बनेंगे। काबिल जिक्र अमर यह है कि इस हल्के के दो बड़े और पुराने जो राय और लंगड़ियाल खानदान जो हैं, जो सियासी हरीफ हैं जट खानदानों के अफराद ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। उन्हें क्या रहने दो, फायदा क्या। आंधी जब चलती है, जब तेज हवा में पतंग तनी जाती है तो उसके करीब कोई नहीं आता, यानी कि कहा जा सकता है उन्होंने भी वॉकआउट कर दिया। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद आ जाएं जी आप NA-185 डेरा गाजी खान से वफाकी वजीर सरदार अवैस खान लगारी के करीबी रिश्तेदार महमूद कादर लगारी जो हैं अपने पुराने सियासी हरीफ साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फकार खोसा के साहबजादे व साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को शिकस्त देकर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। दोस्त मोहम्मद खोसा कुछ अरसा आपको याद होगा वज़ीर आला पंजाब भी रहे, रुकन कौमी असम्बली। ठीक है। और फिर एक इशू भी हो गया था उनके साथ, उन पे एक इल्ज़ाम लगा था, आपने डिस्कस किया है। अच्छा, अब ये है कि चलें, अब तो वो उन्हें शिकस्त हुई है तो ये फिर से ही सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए मकसूद अवान साहब की रिपोर्ट जो है आगे ये बताती है कि खैबर पख्तूनख्वा के NA-18 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार साबिक रुकन असम्बली बाबर नवाज और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के पोते PTI के साबिक रुकन असम्बली उमर अयूब की अहलिया शहर नाज उमर के दरमियान जबरदस्त मुकाबला उस वक्त तक जारी था जब मकसूद अवान साहब रिपोर्ट कर रहे थे। अब तो खैर वो काम हो गया, वो हार चुकी और वहां से जो है वो मुस्लिम लीग नून जीत गई है ये हल्का भी। अच्छा, ये जो हल्का है ना, मैं इसमें मुझे याद पड़ रहा है, ये उमर अयूब जो है ना, ये सजा होने से पहले 9 मई के केस में स्टे पे ही चल रहे थे। आपको पता है इस बात का? स्टे ऑर्डर था।
ठीक। ये एक बड़ा ड्रामाई काम हुआ वहां पे। उमर अयूब ने इलेक्शन से चंद रोज कबल, गुज़िश्ता इलेक्शन से जिसमें वो जीत गए थे, चंद रोज कबल जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा कि मेरे हलके में इतना बैलेट पेपर जाली छप गया, जिसकी तादाद वो कुल बताते हैं, पता नहीं लंबी चौड़ी, पता नहीं कितने हजार या लाख के करीब वोट जाली वो प्रिंट हो गया। आपने बताई थी ये पहले, याद है हाँ आपको? जी बिल्कुल। अच्छा, उमर अयूब जो है ना वो इलेक्शन कमीशन में ये पिटीशन डाल देते हैं। उसमें क्या होता है कि उमर अयूब जीत जाते हैं। इनका जो मुस्लिम लीग नून का जो उम्मीदवार वहां से हारता है, वो उसी दरखास्त को पकड़ के अदालत चला जाता है कि जनाबे आला, माय लॉर्ड, ये पिटीशन है मेरे हरीफ की, मैं इसी पे आया हूं कि इस हल्के में उन्होंने ही बताया कि इतना वोट जाली छपा है जो उनको पड़ गया। ठीक है, तो आप जो है ना इस पे नजरसानी करें। ले जी, वहां से वो अब उस पे जो है वो शुरू हो जाती है हेयरिंग्स, और उमर अयूब फिर उस पे स्टे ले लेते हैं। ये अब तक स्टे पे चल रहे थे। 9 मई की सजा बाद में हुई है। उमर अयूब दर हकीकत वहां पे स्टे पे चल रहे थे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी फैसलाबाद के सूबाई हल्का PP 116 से वजीर आजम के मशीर साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान के दामाद राना अहमद शहर यार खान पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जबरदस्त, क्योंकि फैसलाबाद जो है ना आपको बहुत पसंद है, मैनचेस्टर है पाकिस्तान का। तो आप बहुत वरीड थी कि फैसलाबाद से पिछले इलेक्शन में भी नून लीग बुरी तरह मुतासर हुई थी, तो अब फैसलाबाद में कम बैक होना शुरू हुआ। राना सनाउल्लाह साहब जो है उनके दामाद जो है वो जीत गए। एक और सीट जो है राना खानदान को मिल गई। आगे आ जाएगी लाहौर के हल्का NA 129 से साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अजहर की खाली नशिस्त पर उनके सियासी हरीफ मियां मोहम्मद नुमान, हाफिज नुमान जो है अराई, मियां अजहर के नवासे आजाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान अराई को शिकस्त देकर पहली बार रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। हाफिज नुमान पहली बार। पिछला इलेक्शन तो आपको पता ही है फिर जो सूरत हाल हुई थी। इससे कबल हाफिज नुमान जो है रुकन पंजाब असम्बली रह चुके हैं। तो ये दरीना ख्वाहिश जो है हाफिज नुमान की, और जितनी फाइट हाफिज नुमान ने गुज़िश्ता इलेक्शन में अपने टिकट के लिए की है, मैं यहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि अगर हाफिज नुमान को मैं इश्तियाक की तरह नवाज शरीफ फैसला कर लेते अरेस्ट करवाने की, तो हाफिज नुमान आज नून लीग में ना होते। और आज पहली बार वो मुंतखब। इस हद तक उस वक्त जो है वो उन्हें रेजिस्ट करना पड़ा, जो कि महर इश्तियाक नहीं कर सकी। महर इश्तियाक भी विनिंग कैंडिडेट, मैं आपको बताऊं, महर इश्तियाक का वोट बैंक उस हल्के में इंटैक्ट है। ये मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। वो उस हल्के पे मेरी खासी वर्किंग है, और उसकी जो है ना एक एक यूसी पे और उसका एक एक इलाका आप शुरू हो जाए, पूरा जो बंद का इलाका है, छोटा सांदा है, बड़ा सांदा है, गुलशरा भी है, फिर आगे बाबू साहब आ जाएं, आप न्याजी अड्डा आ जाएं, उसके बाद चौगश्ती महाना आ जाए, सब्जाजार आ जाए, समनाबाद का कुछ इलाका आ जाए, फिर आगे चबुर्जी का कुछ इलाका, मुल्तान रोड आ जाए। ये जो है ना एरिया, इसमें महर इश्तियाक की बड़ी ग्रिप रही थी, मगर वो शरीफ आदमी। तो चले, इसका मतलब है कि महर इश्तियाक ने हाफिज नुमान का इलेक्शन लड़ा उस हल्के, उन्होंने ईमानदारी के साथ इलेक्शन। यही वजह है कि तकरीबन 50% से ज्यादा की लीड से हाफिज नुमान ने मियां अजहर के उस मरहूम के रिलेटिव को अरसलान को हरा दिया। अच्छा, अगर मिस इसके बाद है जी PP 115 फैसलाबाद। यहां से मुस्लिम लीग नून के मियां ताहिर परवेज अपने मद्दे मुकाबल असगर कैसर को शिकस्त देकर MPM मुंतखब हो गए। PP 98 फैसलाबाद से पुराने सियासी खानदान साई खानदान के दोनों सियासी हरीफ जो है ना आजाद अली तबस्सम है इसमें, और चौधरी मोहम्मद अजमल चीमा के दरमियान मुकाबला। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आजाद अली तबस्सम PTI के साबिक वजीर चौधरी अजमल चीमा को शिकस्त देकर एक बार फिर पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो। फैसलाबाद वापसी शुरू होगी नून लीग। सरगोदा के हल्का PP 73। सरगोदा का आपको खासा इंटरेस्ट होगा, आपको सरगोदा में हर शहर में है सर। अच्छा, ये जो है ना ऑरेंज सिटी भी कहते हैं सरगोदा को, कीनुओं का शहर जी। अच्छा, इसमें यह है जी, तो ऑरेंज सिटी में PP 73 से मुस्लिम लीग नून के मियां सुल्तान अली रांझा अपने मदे मुकाबल हारिस रांझा को शिकस्त देकर पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। अच्छा, दोनों उम्मीदवार साबिक डिप्टी स्पीकर व सूबाई वजीर मियां मनाजर अली रांझा के करीबी अजीज भी हैं। अच्छा जी, अब आ जाए मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 209 से पीपल्स पार्टी के वाहिद उम्मीदवार मियां अलमदार हुसैन कुरैशी एक बार फिर अपने हरीफ मोहम्मद इकबाल पताफी को शिकस्त देकर दोबारा पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। जबकि PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर न्याजी अपने मद्दे मुकाबल नवाबजादा अयाज न्याजी को शिकस्त देकर एक बार फिर रुकन
सूबाई असम्बली मुंतखब हो गए हैं। कामयाब उम्मीदवार अली अदर नूर न्याजी की शरीफ खानदान से गहरी रिश्तेदारी। चलिए जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, टू नून लीग। मकसूद अमान साहब जो है आज उन्होंने बड़ी मुश्किल आसान की। तमाम जो है सोशल मीडिया कह लें और इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी उनकी ये रिपोर्ट और नताइज जो है बर वक्त वो आ रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि तलाल चौधरी के भाई फैसलाबाद से तलाल चौधरी के भाई जो है ना वो वजीर मुमलिकत में है तलाल चौधरी, और वो मुंतखब हुआ। तलाल चौधरी ने जनाब पूरा जश्न मनाया हुआ फैसलाबाद में। बनता है आतिशबाजी जो है ना वो इस तरह हुई है, और तलाल चौधरी साहब ने बड़के लगाई हैं गाड़ी के ऊपर चढ़ के, ठीक है। और उनकी खुशी का कोई इंतहा नहीं थी। मेरा ख्याल है खुद मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने इतना सेलिब्रेट नहीं किया होगा जितना उन्होंने अपनी भाई की इस फतह को सेलिब्रेट किया है। नून लीग के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि देखें बुशरा, मैं आपको बताता हूँ, देखें हम करें क्रिटिसिज्म, मैंने शुरू में ही बात कर दी कि ठीक है हुई होगी मशीनरी इस्तेमाल, जो है इन्फ्लुएंस किया होगा हुकूमत ने, और जितनी रिश्तेदारियां हैं, जितने लोग इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं वो अपने रिश्तेदारों के, अपने दामादों के, अपने बच्चों के, अपने भाइयों के वो इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं लड़ेंगे। वो डायरेक्ट कैंपेन्स में नहीं जाएंगे, इनडायरेक्ट करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। कब नहीं लगता जोर, कब नहीं होता ये सब। पीटीआई की हुकूमत में ज़िमनी इंतखाब में ये सब नहीं होता था क्या? उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं कहते थे कि ये सीट मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे वहां पे पीटीआई का वोट है या नहीं है, तो वो नहीं लेते थे। बिल्कुल लेते थे। उससे कबल जितने ज़िमनी इंतखाब होते थे उसमें हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती थी। सिर्फ एक पॉइंट जो है जिसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ये वोट है नवाज शरीफ का। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। बैक पर आज नवाज शरीफ को मरियम नवाज की जो डिलीवरेंस है और उनकी जो मंसूबे हैं और उनकी जो एक एक्टिव रोल है बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव और जो परफॉर्मेंस है, मैं सादा से चंद मिसालें आपको दी हैं। मैं गवर्नेंस की बात कर लेता हूं। कितने अरसे बाद हमें गवर्नेंस नजर आ रही है। हम एक फलाई मंसूबों की बात कर, इतना बड़ा डिजास्टर गुजरा है, इतने बड़े साने से पंजाब गुजरा है सैलाब से, 1 रुपया आपने कशकोल में नहीं मांगा, ठीक है, और पूरे सूबे को संभाल भी लिया। कहीं से कोई आवाज आपको आ रही हो, कहीं पे कुछ 4 लोग मुतासरीन खड़े होके कोई बैनर लेके खड़े हो, जी हमें जो है ना वो हमारी सहूलियत नहीं मिली, या हमें कोई रिहाइश का मसला है, हमें खुराक का मसला है, हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त जो है उनका दूध नहीं मिल रहा, तो यही वो एक परफॉर्मेंस है जिसकी वजह से देखें मैं पहली दफा ये बात करने लगा हूं कि वोट बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का, लेकिन आज इस इलेक्शन में मरियम नवाज की परफॉर्मेंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उनको सपोर्ट कौन कर रहे हैं? मिस्टर नवाज शरीफ। exactly. से अच्छा, इसी पे चलते चलते मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है ना वो बड़े अरसे बाद ट्वीट भी कर दिया। कोई फीडबैक है उनका? जी जनाब, प्लीज बताइए। जी उनका जो है ना वो ट्वीट आ गया, और ये जो एक्स पे उनका पैगाम है, वो कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान और कारकुनान को दिली मुबारकबाद पेश करते। ये जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, सदर मुस्लिम लीग नून। उसके बाद वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है, यकीनन। उसके बाद मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद करके तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया है। ये इत्मीनान है मियां नवाज शरीफ का, और उस पर उन्होंने ट्वीट किया जनाब आला। अब ये है ना कि अगले शो में हम करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून को अब ख़ास तौर पे नेशनल असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। मुस्लिम लीग नून जो है इस ज़िमनी इंतखाब में जो है एक एन ब्लॉक सक्सेस के बाद, एक स्वीप के बाद बैसाखियों के सहारे से बच गई है, और अब जो है वो एक हुकूमत का इवन, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का, और फिर वज़ीर आला पंजाब का, इनका कॉन्फिडेंस जो है ज़ाहिर है कि उसमें मज़ीद
इजाफा होगा इस अवामी मैंडेट के बाद जो ज़िमनी इंतखाब 2025 ज़िमनी इंतखाब नवंबर में जो है उन्हें उनके वोटर ने वापस दे दिया और वो खोया हुआ मैंडेट भी वापस आ गया जो गुज़िश्ता इलेक्शन में बकौल नून लीग उनसे छिना था, क्योंकि उससे गुज़िश्ता इलेक्शन में वो तमाम मैंडेट जो था वो मुस्लिम लीग नून हासिल करती रही। मगर ये जो इंतखाब हुए, अब 2018 की बात करें, उसके बाद अगले इंतखाब की बात करें, इसमें फैसलाबाद और इस पट्टी में जो है वो मुस्लिम लीग नून ट्रबल में दिखाई दी और उनका वोटर जो है वो नाराज दिखाई दिया और ये ओरिजिनल नाराज भी हुआ वोटर। अब हम आरटीएस पे सब कुछ नहीं डालते, वहाँ पे जो वोटर था मुस्लिम लीग नून का वो नाराज भी था। हम हलकों में गए, हमने हलके कवर किए और उनके गिले शिकवे, उसके बाद आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ जब गए हैं फैसलाबाद तो लोगों ने वहाँ पे शिकायत की, हम बार भी लगाए। फिर मुझे वो याद आते हैं जो सदर फैसलाबाद है शेख एजाज, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, उनको टिकट नहीं मिला, उनकी जगह शेख यूसुफ एक शख्स है, उनको टिकट मिल गया। खैर दोनों ही हमारे दोस्त हैं, तो उसमें ये हुआ कि उसकी वजह से वो भी सीट हार गए। तो इस तरह के फैसले भी हुए वहाँ पे और जो है ना मेरिट पे टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला नहीं हुआ। फिर जाहिर है कि ऐसे मौके पे लीडरशिप जो है वो ब्लैकमेल भी होती है, वो अंडर प्रेशर भी होती है, बाज़ का रिस्क लेने पड़ते हैं, बाज़ का कुछ लोगों को नाराज करना पड़ता है। तो इस तरह की सूरत हाल के बाद अब मुस्लिम लीग नून खास तौर पे उसका वोट बैंक जो है दोबारा से इंटैक्ट होता दिखाई दे रहा है और मुस्लिम लीग नून उस फेज से निकलती हुई दिखाई देती है और नाराज वोटर को मनाती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल दुरुस्त सर। सर अगेन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात करेंगे। इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान ने जीत लिया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उसमें जो है ना वो बड़ी खुशाइंद बात है क्रिकेट से, खास तौर पे एक जीतने की खबरें आना शुरू हुई हैं बड़े अरसे के बाद, बैक टू बैक। और जाहिर है कि वो चेयरमैन पीसीबी के वो जो मुस्कुराहट और उनकी वो जो एक्साइटमेंट थी इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में, वो चीफ गेस्ट थे, मेहमान खुसूसी थे वो, बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल। तो अच्छा, वो बड़ा मज़ेदार मनाजर थे। एक तो हमारी टीम खेली इतना अच्छा, फाइनल में बांग्लादेश से मुकाबला था, रवायती हरीफ इंडिया को सेमीफाइनल में ही बांग्लादेश ने फारिग कर दिया और जिस तरह की वो सेलिब्रेशन और बांग्लादेशियों ने नागन डांस किया है वो जो है ना वो देखने वाला था। अच्छा, उसके बाद ये इंडिया को घर भेजा, इंडिया को घर भेजने के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के फाइनल में लो स्कोरिंग मैच हो गया अचानक, यानी कि एक्सपेक्ट कर रही थी पाकिस्तान टीम 20 ओवर में 180 प्लस रन्स, मगर वो 125 पे बैटिंग क्लैप्स कर गई। अब ये है कि वो 125 पे बांग्लादेश को टारगेट है। हाँ जी। अच्छा, उसमें ये हुआ मिस के 125 पे मैच टाई हो गया। इतना जो है ना वो एक दो बॉलर्स ने, खासतौर पे एक दानियाल हमारे बॉलर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं गालबन 4 ओवर में 11 रन दिए और 3-4 आउट भी कर दिए। वो मैच विनिंग स्पेल था उनका। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि मैं सुपर ओवर में मैच चला, अब दिलों की धड़कनें फिर जो है तेज, अब जो है वो चेयरमैन पीसीबी वहां पे बैठे हैं और ऊपर से पाकिस्तान से जो सदर एशिया क्रिकेट काउंसिल वो बैठे हैं। बड़े अरसे के बाद जो है पाकिस्तान एक बड़ा फाइनल खेल रहा है। अच्छा, ये अब आपने इस फाइनल से पहले उस फाइनल पे जरा वापस जाएं जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप का हुआ था, जिसमें जो है वो राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी और जय शाह ने ये फैसला किया कि मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेनी। वो ट्रॉफी लिए बगैर चलेगा, उन्हें क्या ट्रॉफी नहीं लेनी, उन्हें क्या, वो चीफ गेस्ट है, ट्रॉफी तो चीफ गेस्ट देगा। अब आपकी जिद की वजह से चीफ गेस्ट तो नहीं बदला जा सकता। और फिर प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, अब ये होता है कि इस मैच में भी अब मैं मोहसिन नकवी, अगर कहीं इंडिया आ जाता फाइनल में फिर क्या होता? ठीक है, और इवन रनर अप आपको गोल्ड मेडल ही लेने पड़ते, तो क्या मोहसिन नकवी के हाथ से आप ना लेते? फिर क्या करते? तो वो क्या कहते हैं कि वो एक दरिया के बाद दूसरे का सामना था, तो एक फाइनल के बाद इंडिया को यहाँ दूसरे फाइनल में मोहसिन नकवी का सामना करना पड़ता। बचत हो गई इंडिया की, पाकिस्तान से तो बचत हुई, और जितना अच्छा टीम खेली है इंडिया को भी हरा देती, आराम से फाइनल में हरा देती। अच्छा, अब ये हुआ कि
वो बड़ा ज़बरदस्त मनाजर थे। और वो उसी चूँकि दोहा में ही फाइनल हो रहा था। आपको याद होगा कि पिछला जो फीफा वर्ल्ड कप था गालिबन, वो भी दोहा में हुआ। तो मेसी जब आए ट्रॉफी लेने के लिए तो उन्हें एक अरब जो एक गॉन है, हाँ जी, वो पहनाया गया था, आपको याद होगा। तो वो बड़ा एक लम्हा था। का जो हिस्सा, हाँ जी। और उसके बाद वो ट्रॉफी लेते हैं मेसी, और फिर वो अपनी टीम के पास जाते हैं और बड़े मखसूस अंदाज में, और वहाँ फिर सेलिब्रेशन। इसी तरह कल जो हमारे कैप्टन थे राइजिंग स्टार के, तो उन्हें भी गॉन पहनाया गया। उसके बाद जो है वो मोहसिन नकवी ने उन्हें ट्रॉफी दी। और उस वक्त एक जो दोहा के मुंतजमीन थे वो तो साथ थे, तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के उस वक्त जो चेयरमैन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन वो भी मौजूद थे गालिबन। तो उन्हें फिर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप भी साथ आएँ, उन्हें बुलाया और साथ खड़ा किया, और एक बड़ा खूबसूरत लम्हा था। और बांग्लादेश की टीम को गोल्ड में अपना मेडल्स दिए गए, रनर अप मेडल्स और विनिंग मेडल्स हासिल किए पाकिस्तानी टीम ने। और ये एक अच्छी खबर थी। इसके साथ ही फिर ट्रायंगुलर जो पाकिस्तान में हो रहे, उसमें भी पाकिस्तान की टीम ने सेम डे तकरीबन फतह हासिल कर ली, और रवायती जो हरीफ है उसको हराया पाकिस्तान ने, जिम्बाब्वे को। और पाकिस्तान ट्रायंगुलर के तो गालिबन अब फाइनल में पहुंच चुका है। तो अब देखते हैं, श्रीलंका से फाइनल खेलती है, जिम्बाब्वे से निकलता है। तो यानी कि जीत की खबरें आना शुरू हुई, जिससे भी खेले वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट, एग्जैक्टली, परफॉर्मेंस अच्छी हो जी, जीत और अगर जीत जाए तो जीत की खबरें आना शुरू हुई, बोनस होगा हम सब के लिए, क्योंकि अभी तो जीतना शुरू हुए। उस तरह से हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते, लेकिन लेट्स सी। डकी भाई जो मशहूर यूट्यूबर है, उनके हवाले से उनके केस की अपडेट ये है कि उनकी बेल हो गई है लाहौर हाई कोर्ट से। क्या ये वाकई सच है? हाँ जी, ये खबर आई है हमारे पास कि डकी भाई को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला जी। सादुर रहमान और डकी भाई की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर नाजेबा मवाद अपलोड करने और गैर कानूनी जुए की तशहीर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार यूट्यूबर सादुर रहमान अलमारूफ डकी भाई की अदालत ने 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज ज़मानत मंजूर कर दी। डकी भाई के केस की ज़मानत की दरख्वास्त पर समात पीर के रोज़ हुई, जिसकी सदारत लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने की। समात के दौरान दलाइल सुनने के बाद अदालत ने डकी भाई की ज़मानत मंजूर की और उन्हें मुचलकों की शर्त पर रिहा करने का हुक्म दिया। याद रहे कि डकी भाई पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए गैर कानूनी जुए की एप्लीकेशंस की तशहीर की, जिसके तहत 17 अगस्त की निसफ शब नेशनल क्राइम एजेंसी लाहौर ने रियासत की मुद्दत में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब इस खबर को आगे बढ़ाते हैं जी। 17 अगस्त को डकी भाई को गिरफ्तार करने वाले NCCIA के इंस्पेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स और ये इस क्रैकडाउन में शामिल काफ़ी लोग इस वक्त खुद भी गिरफ्तार हैं। ये देखिए कि डकी भाई का केस जो है वो एक बड़ा भारी केस रहा NCCIA के लिए। और मेरी बात हो रही थी NCCIA के कुछ हुकाम से, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि ये जो क्रैकडाउन था ख़ास तौर पर जुआ ऐप्स के ख़िलाफ़ NCCIA का, ये इतना मुफीद था और इसके इतने मुस्बत असरात आना शुरू हुए थे, जो हमने इतने प्रोग्राम्स में डिस्कस किया और NCCIA को हमने अप्रिशिएट किया। ये इतना ज़बरदस्त काम था और है बिल्कुल कि हकीकी मानों में ये नई नस्ल को जुए जैसी और डिजिटल जुए जैसी लानत से बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही थी NCCIA। मगर कुछ मिसमैनेजमेंट, कुछ पैसे की हवस, ब्राइब वगैरह, लालच, और ये कुछ लोग ये पूरी एजेंसी को इसमें से, हाँ जी, जो है ना, आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ना ही ठहराना चाहिए और ना ही है। चंद लोगों की वजह से ये पूरे का पूरा एक जो क्रैकडाउन था, ये ऑपरेशन था, ये धुंधला गया, ये रुक सा गया। उस पर भी हमने बड़ी दफ़ा हेडक्वार्टर से भी दरख्वास्त की और हुकाम से भी दरख्वास्त की और फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी से भी दरख्वास्त की कि इसको जनाबे वाला इसको कंटिन्यू रखें, इस सिलसिले को ना रुकने दें। आपको शायद अंदाज़ा नहीं, आप पोल करवा के देख लें कि NCCIA की कार्रवाइयों से किस हद तक ये लानत जो है ये
खत्म हुई और रुकी। हमने सर्वेज में ये देखा कि वो बच्चे जो पॉकेट मनी के नाम पे अपने पेरेंट्स से पैसे लेके इन जुआ एप्स पे हार रहे थे और वो जुआ खेल रहे थे, और सादा लोग और मासूम पेरेंट्स जो हैं वो समझ रहे थे कि ये कोई गेम खेल रहे हैं, ये कोई ट्रेडिंग है। और पेरेंट्स को बताया जाता था बच्चों की तरफ से, उन स्टूडेंट्स की तरफ से, कि ये हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब एक डिजिटल दौर है, आईटी का दौर है, राइट, सोशल मीडिया का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो पेरेंट्स, सादा लोग पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो जदीद तकाजों से हमांग हो रहे हैं और ये बड़ा कुछ सीख रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और थी। ये डिजिटल जुआ था जो भयानक है, और एक दलदल मैनुअल जुए से भी। राइट, ये आप देखिए, ये जो है ना, ये कम सही जुआ होता है, घोड़ों की रेस होती है, ये घड़े वाला जुआ होता है। ये मैनुअल जो है वो ताश के पत्तों पे करोड़ों रुपया जो है ना वो जुआ खेला जाता है, कैसीनोज वाला जुआ है, ये जितने क्रिकेट मैचों पे जुआ होता है, ये सबसे खतरनाक चीज है। ये तो हर बच्चे के मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड किया और वो बच्चा जो है ना वो जुआरी बनना शुरू, उस दलदल में फंस जाता है। हाँ जी। फिर क्या होता है इसमें, मिस ये होता है, मैं कितने हमारे पास वाकयात ऐसे आए कि इन जुआ ऐप से हारने और जीतने वाली रकम से जो ट्रांजैक्शन होती है, अब वो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके अपने बैंक अकाउंट्स नहीं है, उन्होंने वो रकम जो है वो कहीं मंगवा ली अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, अपने किसी बड़े बहन भाई के अकाउंट में। अब क्या हुआ, वो पूरे के पूरे अकाउंट्स बंद हो गए, वो रकम, और उससे अगर किसी ने फूड पांडा पे, जैज कैश पे, इजी पैसा पे, कहीं पे अगर 500 की अमाउंट भी ट्रांसफर कर दी उस अकाउंट से, वो भी सारे बंद। एक एक ट्रांजैक्शन में 25-25, 30-30 अकाउंट ही बंद, ब्लॉक हो गए। ये जुए की रकम जो है, ये जो है ना इसके ट्रांजैक्शन करने से, ठीक है जी। ऐसी सूरत हाल में ये क्रैकडाउन शुरू हुआ था। वो जिन लोगों ने किया, हमने उनको अप्रिशिएट किया। बाद में उनकी हवस की वजह से, उनकी लालच की वजह से, और कहीं ना कहीं उनको ट्रैप किए जाने से ये सिलसिला मांद पड़ा, रुका। आज ये किरदार जो है, जो सबसे पॉपुलर किरदार हुआ डिजिटल जुआ ऐप के हवाले से, डकी, उसकी जमानत हुई है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड दोबारा से बताया नाज़रीन को, ताकि लोगों को मालूम हो। एग्जैक्टली। तो हमने उन तमाम ऑफिसरान को उस वक्त अप्रिशिएट किया। NCCIA पे हमने इतने शोज किए कि ये आप हमारे सामने है, ये एक जिहाद कर रहे हैं, राइट, आप नई नस्ल को बचा रहे हैं। अच्छा, इन्हीं एप्स के ऊपर, जिन एप्स पे ये लोग गिरफ्तार हो रहे थे, इन पे FIR हो रही थी, इन्हीं एप्स पे इंडिया में क्रैकडाउन शुरू हो गया। मैंने आपको बताया, सुरेश रायना को वहां की एजेंसी ने बुला लिया, बिल्कुल। शेखर धवन को, उनका जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन उसको बुला लिया गया, उन पे FIR दे दी गई। वहां क्रैकडाउन, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहां भी ये सिलसिला जारी रहेगा और उसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं वो भी काबू आएंगे, ताकि ये लानत जो है वो हमेशा के लिए उसको जड़ से खत्म किया जा सके। अब ये है कि NCCIA की एक स्ट्रेंथ का भी मामला है। वहां के जो हालात हैं, मेरा ख्याल है कि जितनी आज स्ट्रेंथ है, किसी एक स्टेशन की बात आप मुझसे कर लें, उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है इन तमाम तर जो है ना वो केसेस को डील कर। अदरवाइज तो वहां पे इस तरह की एप्लीकेशंस भी आ रही होती हैं कि जी इसने मेरी तरफ जो है ना वो घूर के देखा है, ऐसी एप्लीकेशन भी आ रही होती हैं। फिर पोर्टल है, उनके पोर्टल के ऊपर ऐसी मुज़हिका खेज दरखास्तें डाली जा रही होती हैं कि जी वो इसने मेरे से सलाम सही नहीं लिया था, इसने जो है ना, 2 दोस्त आपस में कह रहे हैं, एक दोस्त दूसरे को कह रहा है कि अगर थर्सडे को ना मिले तो मैं जान से मार दूंगा, उसने उस पर एप्लीकेशन दे दी कि मुझे धमकी दी है। तो ये भी मामला जो है ना, इस महदूद वसाइल में उन तमाम डायरेक्टर्स ने, IOs ने इन एप्लीकेशंस को भी निपटाना है, जिनकी तादाद हजारों में है। हैट्स ऑफ टू NCCIA, हजारों में है। और आगे ये वाला, मेरा ख्याल है कि NCCIA जब से बनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ओवरऑल मुफीद ऑपरेशन था, जिसको हम चाहते हैं कि जारी रहे, जो इख्तिताम तक पहुंचना जरूरी है, जिसके भी असरात हमने देखे, हाँ जी, जिसके हमने समरात देखे। और सोशल मीडिया के जमाने में तो बहुत जरूरी है कि इसको डील करके एग्जीक्यूशन पे लेके जाया जाए। बिल्कुल दुरुस्त। सर, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात, एक्सपोर्ट के हवाले से जो इजलास हुआ है, उसकी अपडेट्स।
जी बिल्कुल, ये वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम करदा ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारशात पर यह जायज़ा इजलास था और ये इस्लामाबाद में मुनक़द हुआ। इसमें यह है कि मुल्की बरामदगान पर नाफिज करदा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी हदायत, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का पिछले 5 साल का आलमी मेयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी हदायत, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में मौजूदा रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से मौजू चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में मौजूद रकम को सिर्फ मुल्की बरामदात में इजाफे, मुतल्लका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बरामदी सेक्टर की अफरादी कुव्वत की हुनरमंदी, ट्रेनिंग और आलमी मेयार की जदीद सहूलतों के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर यह हिदायत की है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड के तहत जारी प्रोग्राम और तमाम स्कीम्स की भी थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतल्लका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर और प्रमोशन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को फौरी तौर पर हर मुमकिन सहूलत पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए अक्टूबर में कायम करदा ज़ेली वर्किंग ग्रुप ने शोबे से मुतल्लक तहकीक के बाद अपनी सिफारशात इजलास में पेश कर दी हैं। उसके अलावा चेयरपर्सन ज़ेली वर्किंग ग्रुप मुसद्दिक ज़ुल्करनैन ने तमाम मेंबरान की मौजूदगी में इजलास में सिफारशात पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्किंग ग्रुप के काम की तहसीन की और सिफारशात पर मुस्बत अंदाज में गौर करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दाम करने के मौसर अहकामात जारी किए हैं। इजलास में वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल, वफाकी वज़ीर बराए खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर बराए कॉमर्स जाम कमाल, वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर मुमलकत खजाना अजहर और दीगर मुतल्लिका जितने रेलिवेंट हुकाम थे उन्होंने जनाब शिरकत की और ये बरामदात के हवाले से खुसूसी एक जायजा इजलास था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत। चले अब एक्सपोर्ट के हवाले से भी हम देखेंगे कि मज़ीद जो डेवलपमेंट आ रही है पाकिस्तान में वो किस तरह से पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक मतलब साबित होती है बेहतरीन। सर, बॉलीवुड के लेजेंड की बात करेंगे, मिस्टर धर्मेंद्र, उनका इंतकाल हो गया है। हाँ जी, 89 ईयर्स ऑफ हाँ धर्मेंद्र देखें बॉलीवुड के तो वो वाकई लेजेंड हुए और उनकी लाइकिंग जो है वो दुनिया भर में हिंदी उर्दू समझने वाले जो फिल्म बीन हैं उनमें बहुत ज़्यादा लाइकिंग है उनकी धर्मेंद्र की। और मुझे याद पड़ता है कि बड़े वो मेहमान नवाज थे और पंजाब जो है पाकिस्तानी पंजाब से उनको बड़ा लगाव था और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे बात हुई और एक स्टार प्लस का लाफ्टर चैनल का फाइनल था जिसमें कपिल शर्मा जो है सेलेक्ट होते हैं तो उमर शरीफ उसमें जज थे। तो उन दिनों मैं जंग ग्रुप में काम करता था तो हम उस फाइनल को कवर करने गए। अब तो खैर मेजर गोरावारिया ने पाबंदी लगा दी है, इंडिया जा नहीं सकते। तो वो जो है ना धर्मेंद्र ने हमें अपने घर इनवाइट किया जी और उन्हें पता चला वो अमेरिका थे उस वक्त और अमेरिका धर्मेंद्र उन दिनों थे अपना कोई जो वीज़ा की एक्सटेंशन होती है या इमिग्रेशन के हवाले से जो एक एंट्री अमेरिका में होती है तो वो फैमिली के हमरा अमेरिका थे। बॉबी देओल जो उनके साहबजादे हैं वो मुंबई में मौजूद थे तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप का जो है ना वो डिनर है हमारे घर पे, लेकिन बॉबी देओल जो है आपको होस्ट करेगा। अच्छा, वो फिर बॉबी देओल ने कॉल करके रब्ता किया, फिर हम गए। उसमें उमर शरीफ मरहूम और मिसेज़ उमर शरीफ और मैं, हम तीनों गेस्ट थे। तो जब घर भी गए डिनर पे तो बॉबी देओल ने हमें रिसीव किया और उस वक्त भी फिर अमेरिका से धर्मेंद्र जो है उनकी कॉल आई और उन्होंने फिर कॉल पे शुक्रिया भी अदा किया, दावत कबूल करने का और माजरत भी की कि मैं चूँकि इंडिया में नहीं हूँ तो मैं आपसे नहीं मिल सका। अच्छा, वो बड़ी एक उनको रहती थी ख़ास तौर पे पाकिस्तान से कोई
वहाँ चला जाए, कोई जर्नलिस्ट चला जाए, कोई सेलिब्रिटी चली जाए, और फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अगर वहाँ पे कोई गेस्ट चला जाए तो उनकी कोशिश होती थी कि वो उनसे ज़रूर मुलाकात भी करें, उन्हें अपने घर पे इनवाइट करें। अच्छा, अदरवाइज़ जो है उनका अगर करियर आप देखिए तो शोले उनके करियर की पहली सबसे बड़ी हिट हुई, जिसमें हेमा मालिनी से उनका वो एक अफेयर भी शुरू हुआ। और उस फिल्म की भी जो कहानी है ये है कि धर्मेंद्र की मर्ज़ी से उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया गया था। धर्मेंद्र उससे पहले हिट फिल्में दे चुके थे, अमिताभ बच्चन उसके बाद आते हैं, और वो रोल भी जो है वो धर्मेंद्र ही अमिताभ बच्चन के लिए वो सजेस्ट करते हैं। एक कहानी उस फिल्म की। दूसरी कहानी ये थी कि अभी हेमा मालिनी से शोले में उन्होंने अपने मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, मगर वो उन्हें पसंद थी और वो शादी भी करना चाहते थे। अब जो है ना, अगर आपने कभी वो फिल्म देखी हो तो उसमें हेमा मालिनी को फायरिंग करने का एक क्लास दे रहे होते हैं धर्मेंद्र। अच्छा, उसमें चूंकि उन्होंने करीब आके उसे थाम के तो वो पिस्टल के साथ फायर कर निशाना लगाना बताना है, तो वो सोर्सेज बताते हैं कि वो पहली टेक में सीन ओके हो गया था। जब वो पहली टेक में, और उस वक्त वो रील का दौर होता था, वो बहुत बड़ा खर्चा होता था। अगर वन टेक में नहीं हुआ तो दूसरी टेक में उतनी रील ज्यादा लगनी है, फिर तीसरी टेक में और चौथी टेक में तो प्रोड्यूसर खास तौर पे उसका बीपी लो होना शुरू हो जाता है, और वो दिल में गालियां निकाल रहा होता है कि यार कितनी टेकें करवा रहा है यार। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को निशाना सिखाने के लिए वो जो थाम के निशाना सिखाना था, पहली टेक ओके हो गई, मगर मिली भगत के साथ डायरेक्टर की वो कोई उन्होंने 40 से 50 टेकें की। ठीक है, तो इस तरह का उनका रोमांस था हेमा मालिनी से, और उसके बाद फिर उन्होंने प्रपोज किया, फिर शादी भी हो जाती है। अब उनकी जो पहली शादी से सनी देओल और बॉबी देओल, और गालपन जो ईशा देओल है वो हेमा मालिनी की बेटी हैं। तो वो दोनों फैमिलीज खुश थी उनके साथ, और 89 ईयर उनकी एज थी, और बहुत बड़ा स्कोर उनका। उन्होंने अपनी प्रोडक्शंस भी की, अपनी फिल्म से भी प्रोड्यूस की, और बॉलीवुड के बड़े, जिसको आप कहते हैं ना कि असर और रसूख वाले लोगों में उनका शुमार होता था। तगड़े लोग, जैसे एक दौर में हमारे यहाँ बात करें तो यूसुफ खान मरहूम जैसे लोग, जिनको तगड़े लोग कहते हैं। मोहम्मद अली, सिर्फ वो बतौर एक्टर स्ट्रांग नहीं थे, वो वैसे भी स्ट्रांग लोग थे, डंडी पट्टी असर और रसूख वाले। तो धर्मेंद्र का शुमार बॉलीवुड के बासर लोगों में होता था, यानी कि वो जो चाहते थे वो होता था, वो जो फैसले करते थे उन पर अमल दरामद होता था। डेरेदार जिसको कहते हैं, धर्मेंद्र का शुमार बॉलीवुड के उन लोगों में होता था। तो और अलबत्ता ये है कि फ़नून लतीफ़ा के हवाले से अगर आप बात करें तो फ़नून लतीफ़ा के लिए, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो लॉलीवुड हो, इवन हॉलीवुड हो, एक बड़ा लॉस है धर्मेंद्र का जाहिर है चले जाना। तो जो है जाहिर है कि उस पर अफसोस किया जा सकता है। उनका खला जो है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। इससे पहले दिलीप कुमार की मुझे याद है जब डेथ हुई तो चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब थे, तो हमने एक रेफरेंस रखा दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार के जो पाकिस्तान में रिलेटेड जो लोग थे, जिनसे दोस्तियां थी, जो मिलने जुलने वाले, उनको फिर हमने गवर्नर हाउस में मदद किया, और गवर्नर हाउस ने और लाहौर प्रेस क्लब ने उसको होस्ट किया, और मैंने उसे कंडक्ट किया। और उसमें जितने हमारे स्टार्स थे यहाँ पे, गुलाम मयूद्दीन और शाहिद साहब और तौकीर नासिर और लेजेंड्स इस तरह के, और मियाँ असद एहसान को हमने बुलाया। उस मियाँ असद एहसान फैमिली से दिलीप कुमार का बड़ा ज़्यादा ताल्लुक़ था, उनके वालिद का दोस्त। और तो वो जो है इस तरह के, और धर्मेंद्र जो है वो दिलीप कुमार की तरह कभी कंट्रोवर्शियल नहीं रहे किसी भी तरह के हालात में। सनी देओल ने अलबत्ता एंटी पाकिस्तान मूवीज़ में काम किया, मगर मुझे नहीं याद पड़ता कि धर्मेंद्र ने कभी एंटी पाकिस्तान मूवी में कभी काम किया, कोई इस तरह का या अपने पाकिस्तानी फैंस को नाराज किया। एग्जैक्टली इस तरह का कोई रोल किया कि जिससे पाकिस्तानी फिल्म बीन जो है
या कोई पाकिस्तानी उससे हर्ट हो। अच्छा, ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये इत्तफाक नहीं है, ये उनका माइंडसेट, ये जो है उनकी पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब से उनकी मोहब्बत, हाँ जी, और एक जो है ना वो इंसान दोस्ती कह ले। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट जो हैं फ़रत नसीम खान, उन्होंने इंडिया के टूर में धर्मेंद्र का इंटरव्यू किया। अच्छा, वो इंटरव्यू उनका या छपा भी पाकिस्तानी अखबार में, ग़ालिबन जंग में छपा या ख़बरें के लिए किया था उन्होंने। फ़रत नसीम खान के जो इंडियन टूर्स हैं उसमें उन्होंने, ज़ाहिर है इससे पहले दिलीप कुमार का भी किया। हाँ, अलबत्ता जो पाकिस्तानी किसी जर्नलिस्ट ने जो उनका धर्मेंद्र का इंटरव्यू किया उनकी ज़िंदगी में, वो फ़रत नसीम खान है। और उन्होंने जिस तरह इंडियन टूर्स में दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया, जैसे हमने बताया जब वो पाकिस्तान आई थी उन्होंने कॉफ़ी शो में भी आई, नसीरुद्दीन शाह का किया और दीगर बॉलीवुड स्टार्स का किया। तो धर्मेंद्र का ना सिर्फ उन्होंने इंटरव्यू किया बल्कि उनकी भी धर्मेंद्र के हवाले से जो राय थी और उनके साथ जो मुलाकातें फ़रत नसीम खान की रहीं, और उन्होंने जो हमें बताया कि वो बतौर इंसान जो है, जितने बड़े वो हीरो थे, जितने बड़े वो एक कलाकार थे, उसी तरह ये हमें बताया फ़रत नसीम खान ने। और जो उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन लिखी धर्मेंद्र के इंटरव्यू के हवाले से, वो यही थी कि वो बतौर इंसान जो है बड़ा आला पाया उन्होंने। और वो जो मैंने आपसे बात की कि पाकिस्तान के हवाले से बड़ा उनकी जो सोच थी वो बड़ी पॉजिटिव थी, ये मैं हवाला दे रहा हूँ फ़रत नसीम खान के इंटरव्यू का। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कभी मैंने सुना हो या देखा हो किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनका भी इंटरव्यू किया। जैसे मैंने अपना वाक़या बताया कि जब हमें खाने पे बुलाया उन्होंने अपने घर पे, तो वो खुद अनलकीली अमेरिका थे, तो वो भी दिल नहीं हमें रिसीव भी किया, और जो है वो उसके बाद उनके साथ वक्त भी गुजरा, और उस वक्त भी धर्मेंद्र अमेरिका से फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद रहे। जी। अच्छा, मैं आज एक और किरदार का जिक्र ज़रूर करूँगा, महेश भट्ट। आजकल वो ख़बरों में नहीं है उस तरह, वो शत्रुघ्न सिन्हा, ये वो लोग हैं जो कंसेक्टिव पाकिस्तान आते रहे। बिल्कुल। इन लोगों ने कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की, और ये बहुत बड़े नामों में महेश भट्ट हर तरह के मुश्किल हालात में भी उन्होंने दोस्ती और भाईचारे की बात की। मैं उस वक्त दौर की बात कर रहा हूं जब बाल ठाकरे जिंदा था, और शिवसेना जो है वो एक बहुत ही घिनौनी और भयानक जमात थी, और उसका एक खौफ था। उस वक्त भी नसीरुद्दीन शाह, ये लोग जब भी पाकिस्तान आए, यहां या इंडिया में बैठ के, इन्होंने कभी एंटी पाकिस्तान बात नहीं की। हमेशा इन्होंने जोड़ने की बात की, हमेशा इन्होंने दोस्ती, भाईचारे, प्यार और मोहब्बत, और गोली और टैंक की बजाय टेबल टॉक के जरिए जो है वो मसाइल के हल की बात की। जबरदस्त। कश्मीर के लिए पॉजिटिव बात की। इवन मोस्टली इनमें से जितने मैं नाम ले रहा हूं, ये लोग कश्मीर के हवाले से, मैं आपको बताता हूं, इसी टूर में आमिर खान से भी मुलाकात, अपाली हिल, एक इशाया उन्होंने भी दिया। तो आमिर खान भी जो है वो पॉजिटिव बात करते थे। उन दिनों कुछ वाक़यात पाकिस्तान में हुए, तो उन जिसमें कुछ शहादतें हुई, तो उस पर वो और उनकी वालदा अफसरदा थी, और वो अफसोस का इज़हार हमारे साथ कर रहे थे कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान जो है दोस्त मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है, उसमें अमन कायम होना चाहिए, और जहाँ भी इंसान बसते हैं कहीं भी टेररिज्म नहीं होना चाहिए, कहीं भी इंसानी जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। ये आमिर खान के मैं अल्फाज बता रहा हूँ उसी टूर के दौरान। तो कहने का मकसद ये है कि धर्मेंद्र जो है वो वाकई बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा लॉस है, और फ़नून लतीफ़ा के लिए, और फिल्म बीन जो कम्युनिटी है दुनिया भर की, उसकी एक ऐसा वॉइड है विच कैंट बी फिल्ड। और अफसोस की बात है, लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ गो है कि उनकी फैमिली को सब्र हो। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपने बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की मिस्टर धर्मेंद्र के हवाले से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।